हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज सीटेट मैथ प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आप सभी भाई ध्यान से एक एक प्रश्नों को करते चलिएगा, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न बोल रहा है कि एक पुस्तकालय में 5690 पुस्तकें हैं, ठीक है। सोमवार के दिन विद्यार्थी जो थे 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए लेकर चले गए, ठीक है। और उसी दिन 273 नई किताबें पुस्तकालय में लाई गई। तो टोटल अब पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें रही होंगी हमें ये बताना है भाई, ठीक है। पुस्तकालय में टोटल देखा जाए तो कुल कितनी पुस्तकें थी? 5690 पुस्तकें थी, जिसमें से कितने विद्यार्थी लेके पढ़ने के लिए 425 लेकर चले गए पढ़ने के लिए। फिर उसी दिन कितनी पुस्तकें लाई गई? 273 पुस्तकें उसी दिन लाई गई। बस इसे आप सॉल्व कर दिएगा। 5690 में से 425 घटा दे तो कितना आ जाएगा? 5625, 690 से 425 घटा 690 में से 425 आप घटा दो तो ये हो जाएगा 90 से 25 जाएगा तो 65 और 6 से 4 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 273। इसे आप ऐड कर लेंगे तो ये होगा 5 3 8 7 6 13 2 2 4 और 1 5। तो कहीं ना कहीं टोटल देखा जाए तो पुस्तकालय में अब तक कुल कितनी पुस्तकें रही होंगी? 5538 पुस्तकें रहेंगी। टोटल पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें रही होंगी? 5538। अगला प्रश्न करिएगा। कह रहा है 1/3 में कितने 1/12 होंगे, हमें ये बताना है। जैसे क्वेश्चन को देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि 20 में कुल कितने 4 होंगे तो आप कैसे करोगे? 20 में हमें 4 बताना है तो 4 से हम क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। तो टोटल देखा जाए तो 20 में कुल कितने 4 होंगे? 5 होंगे। वैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1/3 में कुल कितने 1/12 होंगे, हमें ये बताना है। तो देखिएगा 1/3 में 1/12 बताना है तो 1/12 से हम क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। जैसे समझिएगा, जो सबसे ऊपर होता है उसका गुणा किससे होता है? सबसे नीचे वाले से, और इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 12 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 ही आएगा। बस इसको आप सॉल्व कर दिएगा तो 12/3 कहीं ना कहीं कितने 1/12 रहे होंगे? 4। कुल कितने 1/12 रहे होंगे? 4 1/12 रहे होंगे, ठीक है। तो 1/3 में कुल कितने 1/12 होंगे? 4 होंगे भाई, ठीक है। अगला देखिएगा। कह रहा है एक संख्या 80 के आधे से अधिक है या 4 दहाई अधिक और 6 दहाई से कम है, या 4 दहाई से अधिक है और 6 दहाई से कम है, ठीक है। इसके अंकों का योगफल 6 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का क्या है? 2 गुना है। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई। देखिएगा कह रहा है क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ना, दहाई का जो अंक है ना, इकाई के अंक का क्या है? 2 गुना है। तो अब देखिएगा दहाई, यहाँ पर देखिएगा दहाई का जो अंक है इकाई के अंक का 2 गुना है, नहीं है तो ऐसे ही ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा ये भी दूना नहीं है, कहीं ना कहीं ये दूना और ये भी दूना नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। आप कर भी सकते थे, ऐसे भी देख लीजिएगा जैसे हम बताते हैं, 1 मिनट समझ लीजिएगा। कह रहा है यह संख्या 80 के आधे से अधिक है। 80 का आधा कितना होगा? 40। 40 से ज्यादा, तो कहीं ना कहीं वो संख्या क्या होगी? 40 से ज्यादा होगी, ठीक है। 40 से ज्यादा इसमें कौन कौन से हैं? सारे हैं अभी तक तो ठीक है। फिर कह रहा है 4 दहाई से अधिक। 4 दहाई का मतलब क्या होता है? 40। 4 दहाई का मतलब क्या होता है भाई? 40। कह रहा है 4 दहाई और 60 दहाई से कम है, मतलब 40 से अधिक और 60 से कम है, मतलब कहीं ना कहीं ये संख्या इनके बीच में ही है, ठीक है। फिर कह रहा है इसके दहाई का जो इसके अंकों का योगफल क्या होगा? 6 होगा। इसके अंकों का योगफल 6। ये इसका अंकों का योग है 10 नहीं है। इसके अंकों का योग 6 तो है, इसके अंकों का योग 6 है। क्या इसके अंकों का योग 6 है? तो ऑप्शन अब तक सिर्फ एक ही गलत है। फिर कह रहा है इसके दहाई का जो अंक था इकाई के अंक का क्या है? 2 गुना। तो ऑप्शन डी को क्या कर रहा था? सेटिस्फाइड कर रहा था, ठीक है। ऐसे भी ऑप्शन से भी आप कर सकते थे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न करिएगा भाई। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विभाजन में, कह रहा है इस चारों ऑप्शन को देखना है, ठीक है। फिर कह रहा है इसमें किस विभाजन में जो शेष आएगा 176 को 3 से भाग देने से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। कहीं ना कहीं 176 को जब आप 3 से भाग दोगे तो जो भी शेषफल आएगा उससे इन चारों में से कौन सा वो ऑप्शन होगा जो 176 को 3 से भाग देने पर जो भी शेषफल आएगा उससे ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा था। अब ध्यान से देखिएगा। शेषफल पर में आप जानते ही होंगे, अगर 5 से 173 में भाग दिया जाए तो शेष कितना आएगा? 3 आएगा। शेष कितना आएगा? 3 ही आएगा। आप ऐसे देखो 170 तक तो पूरा कटेगा, 3 बच ही जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए, इसको देखिएगा 175 को 3 से, तो इकाई अंक
ऐसे भी समझो आप, शेषफल प्रमेय देखो, छोड़ो 3 से विभाजिता का नियम आप जानते होगे ना, ऐसे भी देखो 7 5 12 और 13, 13 को अगर हम 3 से भाग दे तो शेषफल कितना निकल कर आएगा? 1। कितना निकल कर आएगा? 1 निकल कर आएगा। ऐसे 4 से विभाजिता का रूल क्या होता है? अंतिम के 2 अंक देखने होते हैं। तो 74 में अगर हम 4 से भाग दे तो कितना होगा? 4 एकम 4 और 3 तो 4/32। तो कहीं ना कहीं शेषफल कितना निकल कर आया? 2 निकल कर आया। और 2 से इसमें 176 में भाग देंगे तो पूरा कट ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं शेषफल कितना निकल कर आएगा? 0 निकल कर आया। हमें बताना है 176 को जब हम 3 से भाग देंगे, अगर 176 को आप 3 से भाग दोगे तो कितना शेषफल आएगा? 7 6 13 और 1 14, 14 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? शेषफल कितना निकल कर आएगा? 2। तो कहीं ना कहीं इसका शेषफल कितना आया? 2। 2 से ज्यादा आना चाहिए। तो 2 से ज्यादा किस वाले में है? सिर्फ ऑप्शन ए ही में है, सिर्फ ऑप्शन ए में है वो, ठीक है। यहाँ पर शेषफल कितना निकल कर आया? 2 और यहाँ पर शेषफल कितना निकल कर आया? 3। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है भाई, ठीक है। अगला देखिएगा, कह रहा है 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? हमें ये बताना है कि 96 के टोटल कुल कितने गुणनखंड होंगे। देखिएगा कैसे करेंगे, इसको भी समझिएगा। पहले आप क्या करो, 96 को फैक्टर कर लो। आप 96 का क्या कर लेते हैं? फैक्टर कर लेते हैं। तो करिएगा 2 चौको 8 और 2 बटे 16। इसको काटेंगे तो कितना होगा? 2 दूना के 4 और 2 चौका 8। कितना निकल कर आया? 24। इसको कट करें तो 12। फिर इसे कट करेंगे तो 6। इसको आप कट कर लो, 2 तिहाई 6 और इसको हम कट करेंगे तो 1। तो कहीं ना कहीं इसका फैक्टर क्या निकल कर आया? कितनी बार 5 है? कितनी बार 2 है? 5 बार है। और 3 कितना बार है भाई हमारे पास? 1 बार है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? प्राइम फैक्टर निकल कर आए। अब फिर से समझिएगा, कह रहा है गुणनखंडों का योगफल। जब योगफल निकालना हो तो हम करेंगे क्या? एक चीज ध्यान दीजिएगा, 0 से शुरू करेंगे और 2 पे पावर 5 तक जाना होगा हमें, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस इसको लिखेंगे 2 पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर 4 और इसको हम लिखेंगे 2 पे पावर 5, ठीक है। कहीं ना कहीं 2 पे पावर 5 तक जाना है तो हम कहाँ से चलना शुरू करेंगे? 2 पे पावर 0 से, ठीक है भाई। तो इसको हमने इसको ऐसे लिख दिया, गुणे का सिंबल था, हमने गुणे का सिंबल लगा लिया। फिर कह रहा है 3 पे पावर 1 तक जाना है तो जो कहाँ से शुरू करेंगे चलना? 3 पे पावर 0 से। तो इसको हम लिखेंगे क्या? 3 पर पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1। बस इसे आप सॉल्व कर लो भाई। करते हैं 2 पे पावर 0 का वैल्यू क्या होगी? 1। किसी भी अंक पे पावर अगर 0 लगाओ तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो 2 पे पावर 0 की वैल्यू 1। 2 पे पावर 1 2 होगा, 2 पे पावर 2 4 होगा, ऐसे ही कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 16 और ये हमारा निकल कर आ जाएगा 32। ये इसका ये हो जाएगा। और इसको करेंगे 3 पे पावर 0 की वैल्यू 1 और 3 पे पावर 1 की वैल्यू 3। 3 और 1 4। तो कहीं ना कहीं ये कितना हो जाएगा? 4। इसको आप सॉल्व करिएगा, ऐड करते हैं, ठीक है। 2 और 1 3, 3 4 7, 8 7 15, 15 और 16 31 और 31 में 32 जोड़ेंगे तो 63। कितना निकल कर आएगा? 63। और वो उधर की वैल्यू 4। तो 63 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 12 और 6 चौके 24 और 1 25। तो कहीं ना कहीं 96 के गुणनखंडों का योगफल कितना निकल कर आया? 252 निकल कर आया। कितना निकल कर आया भाई? 252 निकल कर आया, ठीक है। ऐसे इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे। अगला देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? हमें ये बताना है। कह रहा है क्वेश्चन कि इस चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि वो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। देखिएगा सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं, चलिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। 5.9853 को किससे करना गुणा? 10 पे पावर क्यों? 10 पे पावर 3 का मतलब क्या है? 10 गुणे 10 गुणे 10। तो कहीं ना कहीं कितना निकल कर आएगा? 1000। तो कहीं ना कहीं इसका किसमें गुणा करना होगा हमें? 1000 में। किससे गुणा करना होगा हमें? 1000 में भाई, ठीक है। इसको हमें किससे गुणा करना होगा? 1000 में। इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 3.43। 10 पे पावर 5, 10 पे पावर 5 का मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 5 बार लिखेंगे तो कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। कितना निकल कर 5 0 लगा देंगे। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा? इसको सॉल्व कर लीजिएगा भाई। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 9 8 5 3 और पीछे कितने 0 आ जाएंगे? 1 2 3। ऐसे इसको करेंगे 3 4 3 1 2 3 4 और 5, ठीक है।
पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते। अब यहाँ पर देखिए गुणा हमने कर लिया पूरा, ऐसे इसको हमने पूरा गुणा कर लेगा। अब क्या करेंगे, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दशमलव देखिएगा पीछे से देखा जाता है। दशमलव को कहाँ से देखा जाता है, पीछे से। यहाँ से देखा जाए तो दशमलव पीछे से कितने अंकों के बाद है, 4 अंकों के बाद, 1 2 3 4। तो वैसे यहाँ से भी हम जो दशमलव होगा पीछे से 4 अंकों के बाद लगा लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो कहीं ना कहीं दशमलव यहाँ पे हमारा लग जाएगा, ठीक है भाई। कहीं ना कहीं दशमलव हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पर निकल कर है। ऐसे यहाँ पर देखा जाए तो दशमलव कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद, तो यहाँ से भी हम लगा लेते हैं 2 अंकों के बाद दशमलव लगा लेते हैं, ठीक है। ऐसे इसको आप गुणा कर लीजिएगा, डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन हम करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। इसको देखिएगा, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 5 9 5 और 1 2 3 4, दशमलव कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3 अंक के बाद दशमलव। भाई 1 सेकेंड, थोड़ा सा दूर दूर लिख देते हैं, ठीक है। देखिएगा 1 2 3 और 4, कितने अंकों के बाद दशमलव, 3 अंकों के बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते तो ये आ जाएगा 7 00 और 4, कहीं ना कहीं इसके पीछे 1 2 3, दशमलव कितने अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद, तो 1 2 3, तो कहीं ना कहीं ये कितना निकल कर आया। अब ध्यान दीजिएगा, ये कितनी वैल्यू है, 7004 है। ये हमारे पास कितना है, 65,950 है। ये हमारे पास कितना है, 5,985, 5,985 है, ठीक है। और ये हमारे पास ज़्यादा ही है, तो हमसे पूछा गया था इसमें सबसे छोटी वैल्यू। तो देखा जाए ये 7,000 और ये 5,000, तो सबसे छोटी वैल्यू देखा जाए तो कहीं ना कहीं कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा क्या है। इन चारों में देखा जाए तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा, जो कि सबसे छोटी वैल्यू है भाई, ठीक है। ये देखिए 65,095 है, ये 7,004 है। ये भी तो इससे तो कहीं ना कहीं ये भी बड़े है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो सबसे छोटा यही होगा, ठीक है भाई। अगला देखिएगा, कह रहा है जब एक आयत को इसके केंद्र के परितः घुमाया जाता है तो वह निम्न घूर्णित कोण पर बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देगा। कह रहा है कि एक आयत है, ठीक है, किस एंगल पर उसे घुमाया जाए कि जैसा पहले था वो घूमने के बाद भी वैसा ही दिखाई दे, हमें ये बताना है, ठीक है। एक आयत है, ठीक है, आयत है कि नहीं इसमें कहीं भाई, चलिए ठीक है, एक हम ऐसे ही करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है भाई। इसको देखिएगा 1 सेकेंड, इसको आप ऐसे ही समझिएगा, आयत है ना, ठीक है, एक आयत है, इसको आप ऐसे समझिएगा। ये हमारा रहा आयत, ये हमारा क्या है, आयत है। कह रहा है इसको किस किस एंगल पर घुमाया जाएगा कि घूमने के बाद जैसा पहले था वैसा अब भी हो। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको हम यहाँ पे घुमा देते हैं, ठीक है। सेकेंड, चलिएगा, देखिएगा, छोड़िएगा, ऐसे ही देखिएगा, ठीक है। देखिएगा अगर इसको हम कह रहे हैं कि पहले आप 90 पे घुमाओ, जैसे यहाँ पे पहले क्या था, सोया हुआ है, अगर हम 90 पर घुमा दें तो कहीं ना कहीं ये कैसा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, होगा ऐसा। अगर इसको हम ऐसे घुमा देना, पहले ऐसे था, घुमा देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। वैसे देखिएगा भाई एक आयत है, ऐसे समझिएगा, आपको फिगर ही दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा शेप कैसा है, आयत है, ठीक है। अगर इसको हम 90 डिग्री घुमा दें तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्या पहले जैसा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। फिर अगर 90 डिग्री और घुमा दिया जाए तो पहले जैसा दिखाई देगा, तो कहीं ना कहीं 180 पे दिखाई दे रहा है। फिर अगर घुमा दे 270 पे दिखाई देगा पहले जैसा, नहीं। अब फिर 360 घुमा दे तो पहले जैसा दिखाई, तो कहीं ना कहीं ये जो आयत है पहले जैसा किस किस एंगल पर दिखाई देगा, 180 और 360 पे दिखाई देगा। किस पे दिखाएगा, 180 और 360 पे, समझ लीजिएगा भाई। 90 पे था, घुमाया, ये पहले ऐसे था, ठीक है, बट सोया हुआ था, 90 पे घुमाया तो ऐसे होगा। फिर अगर हम घुमा दें 90 डिग्री तो कहीं ना कहीं फिर इसी शेप में आ जाएगा, होगा। इसको हमने यहाँ पे घुमाया 90, फिर हमने इसको यहाँ से घुमाया 90, तो जैसा पहले था वैसा अब है। फिर अगर इसको हम 90 घुमा दे तो फिर ये ऐसा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, होगा। पहले जैसा है, नहीं दिखाई देगा। फिर हम 90 घुमा देंगे तो पहले जैसा दिखाई दे नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं 180 और 360 पे पहले जैसा दिखाई देगा, ठीक है भाई। करिएगा भाई, अगला क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। कह रहा है एक समचतुर्भुज की कितनी सममिति रेखाएं होंगी, हमें ये बताना है कि एक समचतुर्भुज में कुल कितनी सममिति रेखाएं होती हैं। सममिति रेखा का मतलब होता है एक ऐसी रेखा जो किसी फिगर को 2 बराबर भागों में बांट दे, लेकिन बंटने के बाद एक फिगर को अगर दूसरे फिगर के ऊपर रखा जाए तो नीचे वाला फिगर जो है ऊपर वाले से पूरी तरीके से ढका होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, सममिति रेखा। जैसे हम पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर हम कुछ सवाल आपको देते हैं भाई, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा वर्ग, ये आप मानिएगा ये वर्ग है, ठीक है।
ऐसे यहाँ पर हम दिखा देते हैं, जैसे ये आप समझ लो मेरे भाई, ये आयत है, ठीक है, ये हमारा क्या आयत है, ठीक है। यहाँ पे हम बना लेते हैं, एक बना लेते हैं आपको समचतुर्भुज, एक बना लेते हैं हम क्या, ये हमारा जैसे आप समझिएगा, ये हमारा क्या है समचतुर्भुज है, और ये हमारा क्या आ जाएगा समांतर चतुर्भुज, ये हमारा क्या है भाई समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब हमको बताना ये हमारा क्या भाई, लिख भी देते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है वर्ग है, ये हमारा क्या है भाई आयत है, ये हमारा क्या है समचतुर्भुज है, ये हमारा क्या होगा भाई समचतुर्भुज है, और ये हमारा क्या है समांतर चतुर्भुज है, ये हमारा क्या है समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखिएगा हम पूछते हैं आपसे सवाल, ठीक है, कि वर्ग में बताइएगा कुल कितनी सममिति रेखाएं होंगी। तो अब ध्यान से देखिएगा, वर्ग में देखिएगा अगर यहाँ से हम बांटते तो आयत जो वर्ग है वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, और एक फिगर को दूसरे के ऊपर रखा जाए तो पूरी तरीके से ढक भी लेगा। तो एक यहाँ से कट बढ़ जाएगा और एक यहाँ से बढ़ जाएगा 2, और एक इधर से हम बांटे तो 3, और एक इधर से हम बांट दे तो 4। तो कहीं ना कहीं वर्ग में कुल कितनी सममिति रेखाएं हो जाएंगी 4। वर्ग में कुल कितनी सममिति रेखाएं होंगी 4 होंगी। ऐसे इसको देखिएगा, आयत में देखिएगा, आयत को अगर हम डायगोनली बांटा जाए तो दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। जैसे एक सेकंड आपको हम दिखा भी देते हैं भाई, ठीक है। वर्ग में अगर हम डायगोनली बांटा जाए तो हमें नहीं बटेगा। एक पेज ले लेते हैं, दिखाते हैं आपको, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये हमारा क्या आयत के शेप का है, ठीक है। इसको हम डायगोनली, ये डायगोनली है ना, इसको हम बांटा जाए डायगोनली बांटें, अगर देखिएगा एक चीज़, इसको हम ये ऐसे बांटे विकर्ण की तरह से बांटे जाए, बीच डायगोनली बांटा जाए। एक सेकंड भाई, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ देखिएगा, क्या ये दो बराबर भागों में बट रहा है? आप बांट कर देखिएगा, क्या ये दो बराबर भागों में बट रहा है? नहीं ना, कहीं ना कहीं देखिएगा ये जो शेप है ये नीचे का क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। तो एक फिगर दूसरे फिगर के ऊपर पूरी तरीके से नहीं आ रहा है। इसको ऐसे भी आप देख लो, हम इस डायगोनली से भी बांट, कहीं से भी बांटोगे दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। कहीं ना कहीं ये पार्ट क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, तो पूरी तरीके से नहीं ढकेगा। तो कहीं ना कहीं डायगोनली तो नहीं होगा। इसको हम ऐसे बांटा जाए तो क्षैतिज रूप से बांटे तो एक दो बराबर भागों में बटेगा, एक फिगर दूसरे को ढक लेगा, और एक यहाँ से बांटा जाए तो कहीं ना कहीं आयत में कुल कितनी सममिति रेखाएं हो जाएंगी 2। ऐसे ही पूछा जाए समचतुर्भुज में, तो समचतुर्भुज में भी कर देखिएगा, सिर्फ यहाँ पर देखिएगा तो एक डायगोनली यहाँ से बटेगा और एक सिर्फ यहाँ से बटेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें भी कुल कितनी सममिति रेखाएं होंगी 2 ही होंगी, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में बांटेंगे तो एक भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक भी सममिति रेखा नहीं होगा। तो अब आप सबको समझ गए होंगे कि वर्ग में टोटल कितनी सममिति रेखाएं होती है 4, आयत में 2, समचतुर्भुज में 2 और समांतर चतुर्भुज में एक भी नहीं होता, ठीक है भाई। चलिए अगले सवाल पे, अगला सवाल देखिएगा। कह रहे मेघा ने अपनी कॉपी में 3 कोण 108, 75, 90 के रूप में मापे। यदि वह इन कोणों को निम्न रूप में वर्गीकृत करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हमें वो एंगल बताना। एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये किरण आप जानते होंगे ना, जैसे ये पहली किरण होगी, ये हमारी दूसरी किरण होगी, ठीक है। जब दो किरणों के बीच का जो झुकाव होगा ना, वो क्या हो जाए 90 से क्या हो, 0 से क्या हो ज्यादा हो, लेकिन 90 से क्या हो कम हो, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं न्यून कोण। जब दो कोणों के बीच का जो झुकाव हो कहीं ना कहीं 0 से क्या हो ज्यादा और 90 से कम हो, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं न्यून कोण। ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं भाई न्यून कोण। तो ये हमारा क्या हो जाएगा न्यून कोण होगा, ये हमारा क्या होगा न्यून कोण होगा। ऐसे देखिएगा, जब दो किरणों के बीच का जो झुकाव है वो कितना हो जाए, एग्जैक्ट कितना हो 90 हो। जब दो किरणों के बीच का जो झुकाव हो वो कितना हो 90 हो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं समकोण। इसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई समकोण। जब दो किरणों के बीच का जो झुकाव है वो कितना हो जाए 90 से ज्यादा हो, कितना हो जाए 90 से ज्यादा, इसको हम लिख देते हैं। जब दो किरणों के बीच का जो झुकाव वो कितना हो जाए एग्जैक्ट 90 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे समकोण या राइट एंगल। जब दो किरणों के बीच का जो झुकाव है वो कितना हो जाए 90 से क्या हो ज्यादा हो, 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से क्या हो कम हो, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं अधिक कोण। ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं भाई अधिक कोण। ये हमारा कौन सा कोण हो जाएगा अधिक कोण, या इसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। समझ में आ गई होगी सवाल। अगर सीधा बना दे तो आप जानते हो, जब दोनों ही किरण क्या हो एकदम सीधी लाइन बनाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं रिज्जु कोण, या इसे हम बोलते हैं क्या स्ट्रेट लाइन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं रिज्जु कोण या स्ट्रेट लाइन। बस इतना ही है, ठीक है। इसको देखिएगा 108 डिग्री, 108 डिग्री कहीं ना कहीं 90 और 180 के बीच होगा। कहीं ना कहीं 108 जो डिग्री है वो किसके बीच होगा
90 और 180 के बीच होगा। तो कहीं ना कहीं पहला ऑप्शन क्या होगा, जो 108 डिग्री है वो हमारा क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है, 75 डिग्री किसके बीच होगा, 0 और 90 के बीच होगा, तो कहीं ना कहीं न्यून कोण होगा। तो हमारे पास आ चुका है दो कोण, कौन कौन सा, सॉरी यार भाई एक सेकेंड, ये कह रहा है 108 डिग्री, 108 डिग्री देखा जाए तो 90 और 180 के बीच, तो 90 और 180 का मतलब क्या होता है, अधिक कोण। तो कहीं ना कहीं पहला एंगल क्या होगा हमारा, अधिक कोण होगा। ये हमारा क्या होगा, अधिक कोण होगा। 0 और 90 के बीच में 75 रहता है, तो ये हमारा न्यून कोण होगा। अधिक कोण, न्यून कोण और एग्जैक्ट 90 बने, एकदम सही 90 बने तो समकोण। तो कहीं ना कहीं कौन कौन सा एंगल आ चुका है हमारे पास, अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण। अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण कहाँ पर है भाई, अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण। ये हमारा 108 क्या होगा, अधिक कोण। एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है भाई, कोई बात नहीं, एक सेकंड देखिएगा। 108 हमारा क्या होगा, अधिक कोण। अधिक कोण कहाँ पे, यहाँ पर है। न्यून कोण यहाँ पर है, समकोण यहाँ पर। ऑप्शन ए हमारा क्या है भाई, सही, हम नीचे चले गए थे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 108 हमारा क्या होगा, अधिक कोण, 75 क्या होगा, न्यून कोण, और एग्जैक्ट 90 बने तो वो हमारा क्या होगा, समकोण। और एक सीधी लाइन बढ़े तो रिजिड कोण। अगर यही एंगल 180, एक सेकंड यहाँ पर एक चीज, दो एंगल और बता देते हैं, जैसे समझिएगा। अगर यही एंगल जो है हमारा ऐसा कुछ होता तो कहीं ना कहीं ऐसा एंगल होता। कहीं ना कहीं जब एंगल हमारा कितना हो जाए, 180 से क्या हो, ज़्यादा हो, लेकिन 360 से क्या हो, कम हो, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, बृहद कोण। इसे हम, ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, बृहद कोण। ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, बृहद कोण। बात समझ में आ गई, या इसे हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स एंगल। और जब पूरा 360 बना दे तो संपूर्ण कोण। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। ठीक है ना भाई। अगला सवाल देखिएगा, कह रहे एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया। एक तार को मोड़कर क्या बना दिया गया, आयत बनाया गया, जिसका परिमाप कितना था, 20 सेंटीमीटर था। उसी तार को मोड़कर फिर से एक वर्ग बनाया गया। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें ये बताना। देखिए तार तो सेम है, पहले जो तार था वो भी आयत बना था, और उसी तार से फिर भी क्या बना दिया गया, वर्ग बना दिया गया। तो बात तो सेम है ना, एक ही तार से हमने क्या बनाया, आयत बनाया, और इसी तार से फिर हमने क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। इसी तार से हमने क्या बना दिया भाई, वर्ग बना दिया। ठीक है, ये हमारा वर्ग है। इसका जो परिमाप है, इसके परिमाप के क्या होगा, बराबर होगा। भाई तार तो दोनों का लेंथ तो सेम है ना, और यहाँ पे दिया था कितना, 20। तो कहीं ना कहीं ये वर्ग का मतलब होता है क्या, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग। तो कहीं ना कहीं इसका परिमाप कितना निकल कर आया, इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना निकल कर रहा है, 4a। और 4a बराबर किसके दिया है, 20 के। भैया ये अगर ये इस तार की लेंथ 20 है तो ये भी तो 20 ही होगा, क्योंकि इसी से तो ये बना है। तो कहीं ना कहीं 4a बराबर कितना, 20। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 4। a बराबर कितना होगा, 4। हमें पूछा क्या है, एरिया। एरिया का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 16। तो कहीं ना कहीं एरिया कितना निकल कर आया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में भाई, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4a बराबर, एक सेकेंड भाई, भाग दोगे आप तो यहाँ पे 5 होगा ना, यहाँ पे कितना होगा भाई, 5 होगा। थोड़ा चलिएगा, देखिए गलती हो गई, यहाँ पर देखिए 4a बराबर 20, तो a बराबर 5, तो a स्क्वायर बराबर 25। तो कहीं ना कहीं कितना निकल कर आएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं जो वर्ग का जो एरिया निकल कर आया, कितना निकल कर आया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अगला देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित तालिका को देखिए, हमको तालिका को देखकर ध्यान से पढ़ना है, फिर उसका उत्तर बताना है। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित तालिका को देखना है। ठीक है, फिर कह रहा है कौन सी रेलगाड़ी पटना से कोलकाता पहुंचने में सबसे कम समय लगती है। ये हमारा रहा पटना और ये रहा हमारा कोलकाता। पटना से कोलकाता ट्रेन जा रही है, तो इसमें से कौन सी गाड़ी है वो जो सबसे कम समय लेगी। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। ये चलती है 17:42 से पर, और पहुंचती है कब, 3:32 पे। चलती है कब, 17:42 पे, पहुंचती है 3:32 पे। वो चलती है 20:45 पे। एक सेकंड, कुछ सवाल को करिएगा थोड़ा। चलिए भाई देखिएगा, 3:42 पे चलती है। कब चलती है ये ट्रेन कब चलती है, इसको देखिएगा, हाँ, चलती है ट्रेन कब, 17:42 पर चलती है। पहुंचती कब है, 3:32 पर। अब देखिए कहीं ना कहीं ये बज रहा है कितना, अभी 17, 18 बजने में इसे कितना टाइम लगा होगा, 18 बजने में इसे भी कुल कितने मिनट लगेंगे,
तो कहीं ना कहीं आप कहोगे सर 42 सही है तो 18 मिनट जोड़ दे, तो कहीं ना कहीं 18 बजने में अभी इसे कितना मिनट लगेगा, कितना चाहिए, या फिर अब बोल सकते हो इसे अभी 18 बजने के लिए अभी इसे कितना चलना होगा, 18 मिनट। तो कहीं ना कहीं 18 मिनट ये हमारा हो जाएगा भाई, होगा ये हमारा कितना होगा, 18 मिनट होगा। ठीक है, तो 18 बजा, फिर 18 से चलते हैं 19, 20, 21, 22, ये हो जाएगा 23, ये होगा हमारा 24, फिर 1, 2 और 3। तो देखा जाए तो टोटल 3 मिनट, 3 तो यहाँ बच गया, और अभी चलना कितना है, 32 मिनट और। तो ये हम 32 मिनट और जोड़ लेते हैं, हम मिनट को एक साइड लिख देते हैं और घंटे को एक साइड लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 50 मिनट। तो टोटल अभी देखा जाए तो मिनट को हमने जब सॉल्व किया तो 50 मिनट ये निकल कर आया। घंटे में देखा जाए तो 18, यहाँ पे तो मिनट चला था, फिर 18 के बाद घंटा चालू हुआ है ना, तो 1 घंटे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कहीं ना कहीं इसको चलने में कुल कितना घंटा लगा होगा, 10 घंटे 50 मिनट। इस ट्रेन को चलने में कुल कितना समय लगा होगा, 10 घंटे 50 मिनट। ठीक है, ऐसे इसको देखिएगा, इसको ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो इसको चलने में एक को कितना लगा है, 10 घंटे 50 मिनट, आप समझ जाइएगा। ठीक है, ऐसे इसको देखिए 20, 45 तो 15 मिनट चलेगा तो 21 होगा भाई, कितना चलेगा, इसको हम रब कर देते हैं, इसको देखिएगा, इसको हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, इसको आप समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, 10, 50 ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आप 20, 45 है, 15 मिनट वो लगेगा, मिनट में देखा जाए तो 15 मिनट ये, मिनट में देखा जाए तो 15 मिनट तो वो हो जाएगा, होगा बजा 21, कितना बच चुका है, 21, 21 के बाद चलना है। ठीक है, तो 21 के बाद हमें चलना है, 21, 22, 23, 24, फिर 1, 2, 3, 4 और 5। देखा जाए तो कितना टाइम लगेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9, 15 वो और 15 मिनट ये, तो कहीं ना कहीं इसे टाइम कितना लगा, 9 घंटे 30 मिनट। इसे कुल कितना टाइम लगा, 9 घंटे 30 मिनट। इसे देखा जाए तो 21 तो 50 मिनट वो और 55 मिनट ये, तो 115 मिनट ये, 105, 55, 50, 50, 100, 105 मिनट ये हो जाएगा भाई हमारा। और 21 से चला 22 पर, तो 22, 23, 24 और 6 घंटा वो, तो 6, 3, 9, 9 घंटा वो, 9 घंटे 105 मिनट, 100 से इधर दे देंगे तो 10 घंटे 55 मिनट। इसे कितना लगेगा, 10 घंटे 55 मिनट। इसे कितना लगा, 10 घंटे 55 मिनट। हमें पूछा क्या था, इसमें सबसे कम समय कौन लेगा, तो बताइएगा सबसे कम समय कौन ले रहा है, रेलगाड़ी बी, रेलगाड़ी बी सबसे कम समय ले रहा है। ये ले रहा है 10 घंटे 50 मिनट, ये ले रहा है 9 घंटे 30 मिनट, और जबकि ये कितना ले रहा है, 10 घंटे 55 मिनट। भाई समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है 800 सेंटीमीटर प्लस 80 मीटर प्लस 8 किलोमीटर किसके बराबर है, हमें ये बताना है। ठीक है, देखिएगा सेंटीमीटर में इसको आप बदल लो कि डायरेक्ट करिएगा। ठीक है, इसको देखिएगा डायरेक्ट बताते हैं, तो हमें सबको किस में चेंज करना है, मीटर में। 800 सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज करने के लिए किससे भाग देंगे, 100 से, तो ये हो जाएगा 8 मीटर। इसको मीटर में, ये तो ऑलरेडी पहले से ही मीटर में, इसको आप रहने देते हैं। 8 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 8000 मीटर हो जाता है। ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8088, कितना हो जाएगा, 80, 8, 88 और 8000 वो, तो कहीं ना कहीं टोटल कितना निकल कर आया, 8088 मीटर। कितना निकल कर आया भाई, 8088 मीटर। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है किसी ड्रम में 263 लीटर 520 ml तेल है, इस तेल को एक ही माप के 45 बर्तनों में भरा जाता है, ऐसे 25 बर्तनों में कुल कितना तेल आएगा, हमें ये बताना है। चलिएगा देखिएगा कितना तेल है भाई, 263 लीटर, ml में है ना, इसको लीटर में चेंज करने के लिए किससे भाग देना होगा, 1000 से, तो 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.520। ये किस में आ गया, हमारा लीटर में आ चुका है। ये टोटल जो तेल है ये कितने बर्तनों में भरा गया था, 45 बर्तनों में। कितने बर्तनों में भरा था, 45 बर्तनों में। हमें भरना कितने हैं, 25 बर्तनों में। हमें भरना कितना है, 25 बर्तनों में। भैया एक से देखिए, टोटल जो तेल था ये 45 बर्तनों में भरा, तो एक बर्तन में भरने के लिए 45 से भाग देंगे तो एक बर्तन का पता हो जाएगा। फिर हमें भरना कितना है, 25 बर्तनों के लिए, तो 25 से हम क्या कर देते हैं, कूड़ा कर दें। सॉल्व करिएगा, इसको हम कट करें तो 5 9 45 और इसको कट करें तो 5 5 25। ठीक है, फिर देखिएगा कुछ कट हो रहा है, इसको कट करते तो 3 का 9, इसको हम कट करें तो 3 × 24
और इधर जाएगा तो 30, तो 3 7 21, फिर उधर गया 3 8 24 और 3 चौका 12, ये हो जाएगा। फिर 3 से कट, ये तो कट हो चुका, फिर कटते हैं 3 एकम 3, इसको कट करते हैं 3 दूना के 6 और 3 नवा 27, 3 दूना के 6 और 3 बट्टे 24, ये इतना हो जाएगा। इन दोनों का आपस में हम गुणा कर लेते हैं। इसका किसका गुणा करना है, अभी तक गुणा कर देते हैं भाई। ये हो जाएगा 29.280 गुणे 5, गुणा आप कर लो भाई। ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 का 0 में गुणा करेंगे 0, 5 बटे 40 को 0, कैरी 4 5 दूना 10 4, 9 5 45 और 1 46 को 6, कैरी 4 5 दूना के 10 और 4 14 और 0.3 अंक के बाद तो 3 अंक के बाद तो 146.4 लीटर कितना निकल कर आया, 146.4 लीटर भाई। ठीक है, कितना निकल कर आया, 146.4 लीटर निकल कर आया। ठीक है भाई, अगला सवाल करिएगा, पढ़िएगा ध्यान से सवाल। कह रहे हैं मसालों की मूल्य सूची नीचे दी गई है। ठीक है, ध्यान से इस सवाल को आप पढ़िएगा और करिएगा। कह रहा है मसालों की मूल्य सूची नीचे दी गई है। ठीक है, मसालों की कुछ सूची दी गई है। ठीक है, हमें बताना है क्या, कौन सा सही नहीं है, हमें बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है, हमें वो बताना है। ठीक है, पढ़िएगा, चलते हैं इसको, सवाल को देखिएगा। कह रहा है प्रति केजी लौंग, प्रति केजी 1 केजी लौंग का जो मूल्य है काली मिर्च से केवल 70 रुपये अधिक है। लौंग का मूल्य, 1 किलो लौंग का मूल्य कितना है, 550 और 1 किलो काली मिर्च का मूल्य कितना है, 480, तो कहीं ना कहीं कितना अधिक है, 70 रुपये अधिक है। भैया ये 550 और ये 480 है, तो कहीं ना कहीं 70 रुपये मांगे, तो बात तो सही है, ये तो हमारा क्या है, सही है। ये हमारा क्या है भाई, सही है। हमें बताना क्या, कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन सी पे देखते हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या है भाई, ऑप्शन सी हमारा जीरा का जो मूल्य है ना, एक सेकेंड, प्रति केजी लौंग का मूल्य, प्रति केजी जो ये लौंग का मूल्य है, प्रति केजी लौंग का मूल्य, इसको हम देखिएगा, प्रति केजी जो लौंग का मूल्य जीरा के मूल्य का क्या है, 3 गुना है। जीरा के मूल्य का क्या है, 3 गुना है। अब देखिएगा 190 का 3 गुना करें तो कितना होगा, 19 या 57, अधिक हो जाएगा ना। और ये हमारा 550 है, और जबकि होना कितना चाहिए, 570, तो ये 3 गुना है, 3 गुना नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। डी भी सही होगा, बी भी सही होगा, ए भी सही होगा, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सी हमारा सिर्फ क्या है, गलत है भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं ना कि प्रति केजी जो लौंग का मूल्य है वो जीरा के मूल्य का 3 गुना है। आप बताइए 3 गुना है, नहीं है ना, तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, गलत है भाई। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित पैटर्न को अध्ययन कीजिए, इस पैटर्न को देखकर हमें बताना इसमें से कौन सा सही होगा, हमें ये बताना। ठीक है, देखिएगा पैटर्न को, 1 गुणे 1 होगा, 11 का 21, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, तो कह रहे इतने अंकों में अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, हमें ये बताना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ से एक चीज़ देखिए, ऐसे एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे हम करके आपको दिखा देते हैं, इसको आप समझिएगा। ये क्या लिखा है, 1 2 1, ऐसे समझिए। इसको आप यहाँ से चलना शुरू करो, 1 2, फिर इसी को उल्टा कर दो आप, तो ये यहाँ पे देखिएगा जैसे हम करते हैं यहाँ पर, इसको आप ऐसे समझिएगा। यहाँ पे हम देखिएगा, ये होगा 1 2, फिर इसी को उल्टा कर दिएगा, 1 2 फिर 2 1, ऐसे यहाँ पर देखिए 1 2 3, फिर उल्टा है 1 2 3, तो आप चलो 1 2 3, फिर उल्टा कर दो 3 2 1, ऐसे इसको इसमें आप चलना, इस ऐसे जस्ट इसमें भी हमें चलना है, इसको हम चलते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर हम चलें तो क्या होगा, कितनी बार 1 है, 5 बार, 1 2 3 4 और 5, फिर इसी को जस्ट उल्टा लिखते हैं, तो 5 4 3 2 और 1 हो जाएगा। पूछा कुल कितने अंक होंगे, तो आप बताओ इसमें कुल कितने अंक निकल कर आए, 9, कितने अंक निकल कर आए, 9, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा 1 2 था, फिर उसका उल्टा 2 1 हो गया, फिर 1 2 3 था, तो 1 2 3 फिर उल्टा 3 2 1, वैसे इसको चले 1 2 3 4 5, फिर इसको उल्टा कर देते हैं 5 4 3 2 8 1, तो फिर पूछा था कुल कितने अंक होंगे, तो टोटल कुल कितने अंक निकल कर आए, 9 अंक निकल कर आए। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल नहीं है, सवाल बस सिर्फ यहीं तक थे। ठीक भाई, धन्यवाद।